गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्कोर बूस्टर सीरीज में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लैग्रेंजे पॉइंट्स ये आप काफ़ी सुनते हैं। ये बेसिकली अगर हम अर्थ के सोलर सिस्टम की बात करें तो अर्थ के सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ड्यू टू अर्थ एंड सन, वो बैलेंस हो जाता है उस ऑब्जेक्ट पे, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पे काफ़ी टाइम तक जो है स्टेबल रह सकता है विदाउट मोर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये L1 पॉइंट हमने, ये लैग्रेंजे पॉइंट है जहाँ पे अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये ऑब्जेक्ट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। आपने ये पढ़ चुका है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है और आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ड्यू टू सन एंड अर्थ, ये बैलेंस हो जाता है अगेंस्ट दी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो अर्थ में ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स है। ये आप पॉइंट देख लीजिए, जो L1 है ये आपका अर्थ और सन के बीच में है। जो L2 है आपका, ये सन के जो है पीछे आपको दिखेगा। एंड L3 आपको फ्रंट में, L4 एंड L5। आपको बस इतना पता होना चाहिए। वर्ल्ड सॉइल डे ये 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी जो मोटापा दिवस है ये 4 मार्च को। और मोटापा किसके कारण हो रहा है? जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, इन वजहों से जो है फैट लेवल बढ़ता जा रहा है और ओबेसिटी की समस्या देखने को मिल रही है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री ये बुक राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। आप न्यूज में सुनते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं या आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उस पर कुछ अमाउंट देती है ताकि आप पे जो है आपकी लागत कम हो सके। अब इसका एग्जांपल हम समझें अगर, तो जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको अनाज मिलता है। अब जैसे मार्केट में 40 रुपये अगर केजी आपका चावल है तो आपको पीडीएस शॉप पे आपको 10 रुपये पर केजी मिलेगा। अभी जो 30 रुपये का जो गैप आता है ना, अब ये 30 रुपये जो है गवर्नमेंट जो है पे करती है और इसी को बोला जाता है सब्सिडीज़। यहाँ तो हम कंज्यूमर हैं। और यही सेम केस मैन्युफैक्चरर के केस में हो सकता है कि जैसे जो डीएपी, यूरिया ये सब बिकता है मार्केट में, हमको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि वो लोगों को चीप रेट पे दे सकें। लेकिन वो अपना लॉस नहीं सहेंगे, प्राइवेट या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि अगर वो लॉस सहेंगे तो उनकी कंपनी तो बंद हो जाएगी कुछ दिन बाद। तो वहाँ पे उनको गवर्नमेंट जो भी डिफरेंस होता है, अगर मान लीजिए 800 रुपये पर बोरी जो है आपकी डीएपी है और ये आपको मिल रहा है 300 रुपये में, तो ये जो 500 का डिफरेंस होता है ना, ये कंपनी को जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो लार्जेस्ट जो सब्सिडी है ये फूड सब्सिडी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे फर्टिलाइजर, थर्ड पे पेट्रोलियम। फिजिकल डेफिसिट, आप जानते हैं गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के रिवेन्यू कलेक्ट करती है, जैसे टैक्स हो गया, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी उसके सर्विस सब्सक्राइबर फीस, और जैसे पीएसयू हैं, तो वहाँ से जितने भी गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट होते हैं गवर्नमेंट उससे पब्लिक वेलफेयर का काम करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, रोड का डेवलपमेंट करना। तो वहाँ पे और पब्लिक से रिलेटेड जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं वो भी लाती हैं, जैसे गरीब कल्याण योजना। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। तो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू दी गवर्नमेंट का टोटल रिसीट, और टोटल रिसीट में आप गवर्नमेंट बारोइंग भी तो करती है, लेकिन जब हम फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे तो गवर्नमेंट जो बारोइंग कर रही है उसको हम नहीं लेंगे। ये हमको दिखाएगा कि हमारी एक्चुअल में कितना डिफिसिट है, क्योंकि अगर आप बारोइंग ले रहे हैं तो वो भी तो एक टाइप का जो है लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, बाद में उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो फिजिकल डेफिसिट आपको क्रिएट हो गया, अब उसको गवर्नमेंट कैसे भरेगी? बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी जो डेफिसिट हुआ है उसको गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी। उसके लिए गवर्नमेंट जो है रिवेन्यू कहीं से कलेक्ट करेगी, बारो करेगी। तो गवर्नमेंट बारोइंग जो है दो तरीके से कर सकती है, एक इंटरनल जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करेगी आरबीआई के थ्रू, हो सकता है एक्सटर्नल जो है बारोइंग ले, जैसे फॉर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट
बारोइंग कर सकती है, तो जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट की जो फिजिकल डेफिसिट है उसको पूरा किया जाता है। इंडिया में कॉफ़ी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में होता है। यहाँ पे इंडिया का टोटल जितना कॉफ़ी का प्रोडक्शन है उसका 70% करीब यहीं से होता है, कर्नाटक से। इम्पोर्टेंट पास की अगर हम जोजिला पास की बात करें तो ये पीर पंजाल रेंज पे है, ये आपने पढ़ा है। ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, एक नेशनल हाईवे 2 है जो कि श्रीनगर से आपका लेह तक जाता है, उस पे ये जोजिला पास स्थित है। अब बारालाचा ये एक पास है जो लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में इरिगेशन सबसे अधिक ट्यूबवेल से होता है, सेकंड नंबर पे कैनाल जो इसको नहर बोलते हैं, एंड थर्ड पे वेल्स कुआं। तिलैया डैम आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, ये बराकर रिवर पे स्थित है। अब बराकर रिवर आपकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। भाखड़ा नांगल डैम ये आपने काफ़ी सुना होगा, ये इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है और ये सतलज रिवर पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा। ताती पाका रिफाइनरी ये आंध्र प्रदेश में है। विश्व की अगर हम टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स की बात करें, देखिए दो टर्म होता है, एक लार्जेस्ट होता है और एक होता है आपका लॉन्गेस्ट। तो लार्जेस्ट अगर जहाँ रहे तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम में बात की जा रही है, और लॉन्गेस्ट का मतलब है ये आपकी लेंथ में बात की जा रही है। ये दो चीज़ें आपको हमेशा पता होना चाहिए। जैसे आप माउंटेन रेंज की अगर हाइट में बात करेंगे तो ये आपका माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, लेकिन अगर लार्जेस्ट माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो जो आपका एंडीज माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में, वो आपका लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अब अगर हम 10 जो है लार्जेस्ट लेक की बात करें तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट आपका कैस्पियन लेक है, जिसको कैस्पियन सी भी बोल रहे हैं यहाँ पे। दूसरा लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, आपको लेक विक्टोरिया ये देखिए अफ्रीका में देखने को मिलेगा। लेक हुरन और लेक मिशिगन, ये सारे आपको, सुपीरियर हो गया, हुरन हो गया, मिशिगन, ये आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। अमेरिका में जो 5 ग्रेट लेक्स हैं वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। लेक तंगानिया का ये आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं अफ्रीका में। ये वाली लेक आपने पढ़ा होगा, अगर लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, जो साउथ अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली है वहाँ पे अफ्रीका कंटिनेंट पे ये लेक स्थित है। लेक बैकाल जो कि डीपेस्ट लेक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ग्रेट बियर लेक एंड लेक मलावी, ये देखिए लेक मलावी को लेक नायसा भी बोलते हैं। ग्रेट स्लेव लेक। पायरोमीटर, पायरोमीटर के द्वारा जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है, और टेम्परेचर जानते हैं आप कि जो इंफ्रारेड होता है ये बेसिकली क्या करता है, हीटिंग करता है। जैसे टीवी के रिमोट में आप देखेंगे तो वहाँ से जो रेज निकलती है वो इंफ्रारेड ही निकलती है। और पायरोमीटर्स में जो टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं किसी बॉडी का जो कि थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही है, खास तौर से इंफ्रारेड, तो वहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो भी इंफ्रारेड है, अगर आप ये पायरोमीटर रखेंगे, जो भी रेडिएशन आ रही है इंफ्रारेड बेसिकली, उसके द्वारा ये टेम्परेचर बता देगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 में ये लॉन्च हुआ था बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसका एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, इसका टैग लाइन है, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। इसमें 6 कैटेगरीज हैं, गुड टू सेवियर, यानी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है तो इसका मतलब एयर की क्वालिटी गुड है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है सेवियर तक, यानी बहुत डेंजरस है, ये रेंज करता है। इसमें 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, PM10, PM2.5, NO2 या SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल हमने पढ़ा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक एक्ट के द्वारा ये इस्टेब्लिश है, और ये एक्ट है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। लेकिन इसको जो एडमिनिस्टर या गवर्नेंस इस जो बॉडी को किया जाता है, ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के द्वारा किया जाता है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नाक्स, ये 2009 में ये स्टार्ट किया गया बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसमें 12 पोल्यूटेंट्स को कवर किया जाता है। 8 पोल्यूटेंट्स तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूड हैं वही हैं,
अब बाकी 4 आपके हैं आर्सेनिक, निकिल, बेंजीन, बेंजोपायरीन। नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 1984 से 1985 के बीच ही स्टार्ट कर दिया गया था और इस प्रोग्राम को जो सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्प्लीमेंट करती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करे कि उसका ट्रेंड क्या है, कि घट रहा है कि बढ़ रहा है किसी एरिया में, और आइडेंटिफाई करे ऐसे सिटी को जहाँ पे नॉन अटेनमेंट जो सिटी हैं, यानी वहाँ पे सिटीज़ ऐसी सिटीज़ जहाँ पे कंसिस्टेंटली वो सिटी जो है फेल्ड हो गई हैं कि जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी बेसिकली जो इनका स्टैंडर्ड है उसको मीट न कर पा रही हो, और ये जो एवरेज देखा जाता है लास्ट 5 ईयर का, और जो स्टैंडर्ड्स है उससे कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम का। इसमें बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को मॉनिटर किया जाता है। इसमें आपके कुछ पैरामीटर जैसे विंड स्पीड, डायरेक्शन, क्योंकि ये भी आपके पोल्यूशन को लेवल को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, जैसे अगर किसी रीजन में बारिश ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है भी ना, तो वो पोल्यूशन रेन के साथ मिल के वापस सरफेस पे आ जाएगा अर्थ के। जैसे आप दिल्ली का रीजन देखिए, यहाँ पे ठंडियों में जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, लेकिन जैसे ही फरवरी का मंथ आते आते जब रवि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण जब रेनफॉल होती है तो ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं बेसिकली, ये आपके रेनफॉल से जो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उससे मिलके ये अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं और पोल्यूशन का लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाता है। सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक इनिशिएटिव है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिसका हेड ऑफिस पुणे है, ने डेवलप किया है। इसमें बेसिकली रियल टाइम किसी भी सिटी के बेसिकली जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे रियल टाइम, जैसे आप अभी अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप सफ़र ऐप के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं अगर उस सिटी में सफ़र ऐप जो है इम्प्लीमेंट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में एयर क्वालिटी की जो है स्टैंडर्ड्स क्या है, वहाँ पे वेदर फोरकास्ट क्या है। जैसे आप गूगल पे डालते हैं ना कि अभी कंडीशंस क्या हैं, वेदर फोरकास्ट की, यहाँ बारिश होगी कि नहीं, तो बेसिकली ये सफ़र ऐप के द्वारा ही ये चीज़ें आपको बताई जाती है। लेकिन ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं ना वहीं पे ज़्यादातर अवेलेबल हैं। इसके द्वारा जो कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जैसे आपके पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, SO2, बेंजीन आदि आदि जो है मॉनिटर किए जाते हैं। अब मनी सप्लाई की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मनी सप्लाई मीन्स क्या होता है बेसिकली कि मार्केट में कितना मनी सर्कुलेशन में है, क्योंकि कुछ पैसा हो सकता है हम अपनी तिजोरी में रखे हों, कुछ पैसा जो है हम खरीदारी करते हैं, लेन देन, तो ये सारा पूरा कितना किसी भी टाइम स्टैंड पे कितना मनी जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है उसी को हम बोलेंगे मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो आपने जो भी धन दौलत रखी है उसको कितना जल्दी आप उसको कैश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने गोल्ड रखा है तो गोल्ड कितना जल्दी आप उसको कैश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि आप दूसरी कमोडिटी परचेज कर लें। हो सकता है आपने कोई सिक्योरिटी रखी है, जैसे शेयर मार्केट में परचेज की है, तो आपकी वो सिक्योरिटी कितनी जल्दी बिक जाती है वो बताएगा आपका लिक्विडिटी। तो देखिए ये 4 टाइप की मनी सप्लाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। एक को बोलते हैं M1, इसको M1 को बोलते हैं नैरो मनी। इसमें ऐसी करेंसी इंक्लूड्स, ऐसी मनी इंक्लूड होती है जो कि सबसे अधिक लिक्विडिटी उसकी होती है, यानी इसमें जो भी मनी इंक्लूड होगी उसका यूज डेली ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। जैसे हम ATM से गए पैसे निकाल लिए तो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि रिस्ट्रिक्शन है, हमारा सेविंग डिपॉजिट्स है, हम जब जाएंगे तब निकाल लेंगे, तो वो हमारा किस में इंक्लूड होगा, नैरो मनी यानी M1 में। अब इसमें आपके करेंसी विथ पब्लिक यानी जो नोट्स हम लोग रखते हैं और जो कॉइन्स जो कैश में हमारे पास है, और दूसरा है जो डिमांड डिपॉजिट्स। और डिमांड डिपॉजिट्स मतलब होता है कि आप बैंक के पास जाइए, आपने बैंक में कुछ पैसे रखे होंगे, आप बैंक से बोलिए कि मुझे पैसा अपना विथड्रॉ करना है, तो बैंक आपको रिस्ट्रिक्ट ना करे। और इसमें आपके करेंट अकाउंट्स आता है और सेविंग अकाउंट्स आता है, और इसको आप जानते हैं कि आप उससे ट्रांजैक्शन करते भी हैं
तो आपको बैंक कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। और कुछ अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई में डिपॉजिट्स होते हैं, ये आपके इंक्लूड होते हैं नैरो मनी में। नैरो मनी का अगर हम फार्मूला लिखें तो M1 इज इक्वल टू CU प्लस DD। अब CU आपका हो गया करेंसी विथ पब्लिक एंड DD हो गया डिमांड डिपॉजिट। अब M2 है, इसमें आपके करेंसी नोट्स क्वाइंस इंक्लूड होंगे, डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक दैट इज सेविंग एंड करेंट अफेयर। तो ये भी आपका क्या हो गया, M1 हो गया, क्योंकि हमने यही पढ़ा अभी M1 में। और इसमें लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, जैसे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बैंक, उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस भी तो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे जो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है M2 में। तो M2 का आपका जो फार्मूला हो जाएगा करेंसी डिपॉजिट्स विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। अब इस वाले पोर्शन को हम M1 लिख सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं, इसमें M1 इंक्लूड है आपका प्लस एसेट्स दैट आर लेस लिक्विड, यानी उनको हम जल्दी से कैश में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जल्दी से विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका टाइम डिपॉजिट है, जो आप FD कराते हैं फिक्स डिपॉजिट, अगर उसको आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप उसको तोड़वाते हैं तो आपने देखा होगा कि बैंक आपसे पेनाल्टी लेते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी ब्रॉड मनी में। तो यहाँ पे एक तरह से हो गया टाइम डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड की बात की जा रही है। तो M3 आपका इक्वल हो जाएगा ये M1, क्योंकि प्लस टाइम डिपॉजिट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M4, इसमें M3 आपका इंक्लूड होगा। ये देखिए जो M3 में क्या था आपका, M1 था प्लस टाइम डिपॉजिट था, लेकिन इसमें आपका जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, सभी टाइप के पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूड होंगे। तो M4 का आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, M1 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो यानी ये ज़्यादा इसकी लिक्विडिटी नहीं होती, इसको आप किसी भी टाइम पे आसानी से विथड्रॉ नहीं कर सकते। अब कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट बात कर लें यहाँ से, जो ऑब्जर्वेशन है, तो आप देख रहे होंगे जो M2 और M4 है, ये आपका M2 मनी है और M4 मनी है, इसमें आप देख रहे हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट दोनों इंक्लूड हैं, जबकि M1, ये आपका M1 हो गया और ये आपका हो गया M3, इसमें आपका केवल और केवल बैंक डिपॉजिट्स इंक्लूड है, ना कि पोस्ट ऑफिस। लिक्विडिटी ऑर्डर की बात करें तो M1 का हाईएस्ट लिक्विडिटी है और M4 का आपका लोवेस्ट है। ये आप इसका आपका ऑर्डर है, इसको आपको याद रखना है। M3 को बोलते हैं अग्रीगेट मनी रिसोर्स भी बोला जाता है। मैकाले मिनट्स, ये 1835 में आया था बाय थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। ये एक पर्सन था जो कि प्रेसिडेंट था बेसिकली जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। देखिए जब ब्रिटिशर ने इंडिया का जो है कॉलोनाइज कर लिया था, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी टेरिटरी को जब जीत लिया था, उनका शासन लागू हो गया था, तो पहले तो वो सोचे थे कि यहाँ पे हम केवल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ही करेंगे, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है या सोशल रिफॉर्म है उसको नहीं कुछ करेंगे। लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उनको ये सब भी करना पड़ेगा। तो शुरू शुरू में तो इन्होंने क्या किया कि जो भी यहाँ की एजुकेशनल सिस्टम थी, जैसे पहले ओरिएंटलिस्ट जिसको बोला जाता था, कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो एजुकेशन दी जा रही थी, जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम थी, उसको इन्होंने बिल्कुल उसमें छेड़छाड़ नहीं की, जो जैसा चल रहा था उसी को इन्होंने चलने दिया। तो लेकिन जब 19वीं सेंचुरी आते आते बेसिकली एक सोसाइटी में डिवीजन होने लगा, ब्रिटिशर जो ऑफिसर थे उसमें कुछ ऑफिशियल का कहना था कि हमको इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन को हमको यहाँ पे जो है फुली रूप से एस्टेब्लिश कर देना चाहिए, और कुछ लोग का कहना था कि नहीं, ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जा रही है उसी को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन मैकाले मिनट में मैकाले ने कहा नहीं भाई साहब, यहाँ पे जो हमको अब इंग्लिश में जो एजुकेशन में इंस्ट्रक्शन देना है वो इंग्लिश लैंग्वेज में देना है, और ख़ास तौर से हमको वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना है, ताकि हम एक ऐसा इंडियन का क्लास जनरेट कर सकें
जो बाय ब्लड इंडियन हो, कलर इंडियन हो, लेकिन उनके टेस्ट में, ओपिनियन में, मोरल्स, इंटेलेक्चुअल जो उनकी वैल्यूज़ हों वो इंग्लिश में हो। अगर उनका ये मैकाले का कहना था कि अगर हम इनको वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो ये एक तरह से हमारे लिए एक कंजम्पशन का मार्केट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो वहाँ से कमोडिटी जो थी फिनिश्ड गुड्स का इंडिया में अगर हमको इनको बेचना था तो यहाँ को एक ऐसा क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो इनके सामान को कंजम्पशन करे। तो इसके लिए इन्होंने, मैकाले ने यही आइडिया दिया कि हमको यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन, बेसिकली एंग्लिसिज्म एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। मैकाले मिनट्स के कुछ फीचर थे कि इन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है, इंस्ट्रक्शन केवल इंग्लिश में दिया जाए, और यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट किया जाए, और साथ में जहाँ पे भी जो ओरिएंटल लैंग्वेज या वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो एजुकेशन दी जा रही है उसको गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश की तरफ से, बेसिकली जो ब्रिटिशर थे उनकी तरफ से कोई भी ग्रांट न दिया जाए, और यहाँ तक कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको स्टाइपेंड पे जो मिलता था उसको भी बोला कि कंटिन्यू तो करो, लेकिन ये टेम्परेरी बेसिस पे, कभी भी इसको टर्मिनेट कर देंगे। और गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी फॉर द प्रिंटिंग ऑफ ओरिएंटल टेक्स्ट, और सभी रिसोर्सेज इंग्लिश एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट कर दिए जाएंगे ताकि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में निगलेक्ट हो गया, क्योंकि इसने हायर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, और वर्नाकुलर लैंग्वेज जो कि ट्रेडिशनल बेस था वो बेसिकली साइड लाइन हो गया। और इस बंदे ने कहा कि हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी अडॉप्ट करेंगे, यानी हर किसी को नहीं पढ़ाए लिखाएंगे, कुछ लोग को पढ़ा देंगे। तो वो लोग क्या है, जैसे कुछ लोग पढ़ लिख गए तो हो सकता है कोई टीचर बन जाएगा, कोई एडवोकेट बन जाएगा, तो वो जाके जब सर्विसेज देगा तो उस सर्विसेज के द्वारा दूसरे लोग भी पढ़ लिख जाएंगे। लेकिन रियलिटी में ये चीज़ इफेक्टिव नहीं रही। इससे क्या हो गया, सोसाइटी में एक ऐसा डिवीजन हो गया कि एक साइड जो है बहुत रिच हो गए, एक साइड बहुत पुअर हो गए। तो सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी थी, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल हो गया, अनइवन हो गया, तो रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई। मैकाले को इंडियन एजुकेशन जो है इसको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। लाला लाजपत राय, इनका जन्म 1865 में पंजाब में हुआ। इनको पंजाब केसरी, लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते हैं। ये एक फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थे और एक्सट्रीमिस्ट। आपने पढ़ा होगा कि 1907 में जब कांग्रेस का डिवीजन हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस आपका मॉडरेट में हुआ था, तो ये एक्सट्रीमिस्ट वाले ग्रुप जो लाल बाल पाल था उस ग्रुप से बिलोंग करते थे। इन्होंने तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स 1901 में स्थापित किया लाहौर में। ये स्वराज यानी सेल्फ रूल और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, लेकिन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की न्यूयॉर्क में 1917 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1920 में कलकत्ता में, उसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, और ये डिप्टी लीडर भी बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1926 में। और जो साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन फॉर्म हुआ था, ये आपको पता होगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तो इन्होंने उसका विरोध किया, और उस टाइम पे जो फेमस स्लोगन था ना, साइमन गो बैक, और यहीं पे लाठी चार्ज हो जाता है लाहौर में, जिसके कारण इनको चोट लग जाती है 30 अक्टूबर 1928 को, और इसी चोट के कारण 17 नवंबर 1928 आते आते इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू इंजरीज। ये आर्य समाज से इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने दयानंद आगलो वैदिक कॉलेज जो है इसकी स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने एजुकेशन, एंटी कास्ट रिफॉर्म, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया। इनकी इम्पोर्टेंट बुक हैं यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। ये 3 इम्पोर्टेंट बुक हैं जो कि लाला लाजपत राय की है। ये वंदे मातरम, आर्य गैजेट न्यूज़पेपर से संबंधित थे। इन्होंने बायोग्राफी कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की लिखी हैं, जैसे मजीनी, गरिबल्दी, शिवाजी, श्री कृष्णा। इन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, जिसको 1922 में ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट एट गोरखपुर वापस गांधी जी ने ले लिया था,
उसका शुरू में लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, लेकिन बाद में जो है सपोर्ट करने लगे थे। लॉर्ड मायो ने इंडिया में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और फर्स्ट सेंसस जो कंडक्ट हुआ था 1872 में, लॉर्ड मायो के ड्यूरेशन में हुआ था। इस पर्सन ने एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, और प्रमोट किया स्टेट रेलवेज को। आप जानते हैं ट्रॉपिक लेवल में बेसिकली जैसे फूड चेन आपने पढ़ा होगा, फूड वेब पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड होता है। जैसे ग्रॉस ग्रॉस को डियर खाता है, डियर को कौन खाएगा? टाइगर। फाइटोप्लैंक्टन जो कि एक एक्वाटिक ये फूड चेन है, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर है, इसको जू प्लैंक्टन खाएगा, जू प्लैंक्टन को फिश खाएंगे, अब फिश को बड़ी फिश खाएंगे, बड़ी फिश नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे। यही तो होता है, ह्यूमन खाता है। तो इसीलिए जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, जैसे आप डियर ने ग्रास को खाया तो ग्रास में न्यूट्रिएंट्स हैं। आपने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं? ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, जो प्लांट का फूड होता है। तो ये जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं ग्रास में, ये फुली रूप से पूरी तरीके से नहीं कन्वर्ट होते जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल है। तो 10% जो है, 90% बेसिकली एनर्जी का लॉस हो जाता है, केवल 10% ट्रांसफॉर्म होता है। अब देखिए हर स्टेज पे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10%, जो कि लिंडमैन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें मेंशन की गई है। अब 10% ही एनर्जी केवल ट्रांसमिट हो रही है, तो एनर्जी का इतना अधिक लॉस होने के कारण ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड होता है। इनफाइनाइट ट्रॉपिक लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। ये बेसिकली प्रमोट करता है कि वर्ल्ड में इक्विटेबल ट्रेड हो सके, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपना सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लिस्ट डेवलप कंट्रीज रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। आपको ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो एकदम रटा होना चाहिए, और ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट भी आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी। ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद इसको कर लीजिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर थे, 7 मेंबर थे इंक्लूडिंग द चेयरमैन। आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, B.L. मित्तर, जिनको बाद में एन माधव राव ने रिप्लेस कर दिया था, D.P. खैतन, जिनकी डेथ के बाद T. कृष्णमाचारी जी इस कमेटी के मेंबर बन गए थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स मीन्स होता है कि जब इन कंट्रियों को आप मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। और जैसे आप लिथियम ट्रायंगल की बात करें, तो यानी जब अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट के कंट्री हैं, इन तीनों कंट्री को आप मिला देंगे ना, तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, जिसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। अब लिथियम ट्रायंगल इसलिए बोला जा रहा है कि इन तीनों कंट्री में जो लिथियम का रिजर्व है ना, ग्लोबल का 50% रिजर्व या इन कंट्री में देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि जो लिथियम है, ये एक क्रिटिकल मिनरल है, जिसका यूज लिथियम आयन बैटरी जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, एनर्जी ट्रांजिशन वाले जो एलिमेंट जैसे आपके सोलर सेल्स हो गए, तो इन जगहों पे यूज किया जाता है। गोल्डन क्रिसेंट ये एक ऐसा रीजन है जो इन तीनों एरिया, जो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो ओपियम है ना, इसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है, कल्टीवेशन, और यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है, इसलिए इसको गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं। अब गोल्डन ट्रायंगल ये आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, आप YAMTL करके याद कर लीजिए। और यहाँ पे भी ओपियम का क्या है, कल्टीवेशन होता है। और ये एक समय अगर हिस्ट्री में बात करें, तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, ये लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया था वर्ल्ड का।
ग्रोथ ट्रायंगल, इसमें आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इंक्लूड होते हैं। इसको आप MIT से याद कर लीजिए। MIT में अगर आप पढ़े लिखेंगे तो आप क्या क्या होगा, करियर ग्रोथ होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। कोरल ट्रायंगल, आप जानते हैं कि कोरल रीफ आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो हम आगे के लेक्चर में इसको इंक्लूड करेंगे। इसको क्या बोला जाता है कि ये जो ओशियन है ना, ओशियन का ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है कोरल रीफ को। और ये किसके द्वारा बनता है, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम रिलीज करते हैं, जिसके द्वारा एक इंस्ट्रक्चर फॉर्म होता है, आप नेट पे देख सकते हैं, जहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है। अब कोरल ट्रायंगल जो फॉर्म हो रही है, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गुनिया, टाइमोर लेस्ते एंड सोलोमन आइलैंड इंक्लूड होते हैं। इस वाले रीजन में आप देखेंगे तो कोरल जो रीफ है इसका फॉर्मेशन हाईएस्ट लेवल पे है। फायर ट्रायंगल, जैसे ऑक्सीजन है और फ्यूल है, जब इसको आप इग्नाइट कर देंगे तो आग जलने लगती है, कंबस्शन होने लगता है ना। कंबस्शन होता है ना, जब अगर आप लकड़ी कोई लीजिए, उसको जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नॉर्मली जहाँ हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, तभी तो हम रह रहे हैं। तो जैसे ही आप इग्नाइट करेंगे तो कंबस्शन होने लगता है, और इसको बोला जाता है फायर ट्रायंगल। अगर इंडियन टूरिज्म की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा भी एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, जिसमें आपके दिल्ली, आगरा, जयपुर इंक्लूड होते हैं। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। आप जानते हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें जयपुर सिटी को इंक्लूड किया गया है। एमिराल्ड ट्रायंगल, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है बेसिकली, जो कैलिफोर्निया का नदर्न रीजन है ना, वहाँ पे कैनबिस, कैनबिस जिसको बोलते हैं गांजा, गांजा का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की थी अलीगढ़ में, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ट्रांसफॉर्म हो गया। इनके द्वारा तहजीब उल अखलक एक मैगजीन रिलीज की जाती थी 1871 में, जिसमें ये अपने जो मॉडर्न आइडियाज़ थे और सोशल रिफॉर्म से संबंधित जो भी विचार थे इनको, उसको पब्लिश करते थे और उसको अपने रैशनैलिटी से सपोर्ट करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1857 रिवोल्ट पे, द कॉज ऑफ द इंडियन म्यूटनी। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत 1817 से हुआ था और ये 1898 तक का एक पूरा फेज है, और ये एक टाइप का सोशियो रिलीजियस एंड एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट है एमंग इंडियन मुस्लिम्स। ये बेसिकली इस मूवमेंट के द्वारा, ये बेसिकली जो इंडियन मुस्लिम थे उनको एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करवाना चाहते थे, ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। इसके लिए इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट किया, कि इंडिया में वेस्टर्न बेस्ड जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसको मुस्लिम को दिया जाना चाहिए और मुस्लिम लोग उसको पढ़ें। इन्होंने मॉडर्न थिंकिंग को प्रमोट किया, सोशल रिफॉर्म एमंग मुस्लिम्स। इन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला कि कांग्रेस में इतने ज़्यादा फैक्शंस हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंस है, तो वहाँ पे आपस में ही एक सिविल वार हो जा रहा है, और जबकि उनके पास कोई भी आर्म्स नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट आज के लेक्चर में था, जो कि आज हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर की हैं। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर कोई कमियां रह जा रही हैं, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।